हेलो बच्चों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे गाइडेंस एकेडमी के इस सुंदर से छोटे से चैनल पर। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, वाई रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी, है ना। और लेकिन इस चैप्टर में इस वीडियो में हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं कि टाइप्स ऑफ asexual mode of reproduction। ठीक है, तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, नोट्स के अंदर कंफ्यूज ही मत करना, खुद से नोट्स बनाओगे तो सही रहेगा। ठीक है, याद भी रहेगा कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, क्योंकि आपकी राइटिंग तो आप ही समझ सकते हो, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम जो है शुरू करते हैं, वो आता है सबसे सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर सिंपल एक सेल डिवाइड करती है। सो इट इज़ अ मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें वो जो ऑर्गेनिज्म है एसेक्सुअली डिवाइड करता है, तो उसको बोलते हैं हम बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं उसको हम? बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन का मतलब देखिए, वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए, वर्ड में लिख क्या हुआ है। बाइनरी का मतलब होता है इक्वल, ठीक है, और फिजन का मतलब होता है ब्रेकडाउन, या फिर जिसको हम बोलते हैं डिवीजन। ठीक है, तो यानी कि बाइनरी फिजन में क्या होगा कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पेरेंट सेल क्या करेगी, डिवाइड करके दो इक्वल सेल बना लेती है, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, तो जनरली जो बाइनरी फिजन होता है उसमें जो सेल डिवाइड करती है वो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करती है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करती है? माइटोसिस। माइटोसिस में आप सभी को पता ही है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ठीक है, अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें चल तो ठीक है, क्योंकि प्रोटिस्टा किंगडम जो होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन अगर हम बात करें बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो सेल डिवाइड करती है तो उसको हम माइटोसिस ना बोल के उसको हम बोलते हैं ए माइटोसिस। यानी कि व्हाट इज ए माइटोसिस? तो कई बार पूछ ले जाता है कि ए माइटोसिस क्या होता है। ठीक है, तो ए माइटोसिस में क्या होता है कि जो मीजोजोम होता है ना आपका, ठीक है, जो बैक्टीरिया की सेल के अंदर जो आपने देखा होगा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग प्रेजेंट होती है इस तरीके से, है ना। ठीक, इसको बोलते हैं हम मीजोजोम। ठीक है, जो आपका रेस्पिरेशन में भी मदद कर रहा था और साथ साथ में क्या करता है, वो सेल डिवीजन में भी मदद करता है। यानी कि जो मीजोजोम होता है वो क्या करता है, उसी के थ्रू जो क्रोमोजोम्स हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड करता है। ठीक, तो यानी कि ए माइटोसिस में क्या होता है कि जो मीजोजोम होगा वो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, और दूसरा क्या होगा कि इसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि जनरली जो नॉर्मल जो आपकी माइटोसिस प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को सेल के अंदर एक इधर लेके जाता है, एक इधर लेके जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर जब बाइनरी फिजन होता है तो वो बिना स्पिंडल फाइबर्स के होता है, और उसको बोलते हैं हम ए माइटोसिस। क्या बोलते हैं उसको हम? ए माइटोसिस। तो देखिए क्या होता है जनरली, यानी कि ये अगर मैं इस बैक्टीरिया की एक सेल बनाता हूँ मैं, ठीक, ये इसकी इनफोल्डिंग हो गई, ठीक, ये उसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो सिंपली उसके दो सेल डिवाइड कर जाती है, लेकिन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ए माइटोसिस। आई बात समझ में? तो बैक्टीरिया के केस में हम जो डिवीजन होती है उसको बोलते हैं ए माइटोसिस। और जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो इस प्रोसेस के थ्रू, बाइनरी फिजन के थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं ना, जनरली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा बोलते हैं हम कि जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो बनते हैं आपके क्लोन। ठीक है, क्लोन का मतलब पता है क्या होता है? क्लोन का मतलब होता है कि जो जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली और हर तरीके से अपने पेरेंट्स का बिल्कुल डिट्टो कॉपी होता है, एकदम जेरोक्स कॉपी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्लोन। ठीक, और जो माइटोसिस और ए माइटोसिस यानी कि बाइनरी फिजन से जो जब डिवीजन होकर जब नई सेल्स बनती है ना, तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बिल्कुल जेरोक्स कॉपी होता है उसके अंदर। ठीक है, तो आई बात समझ में? देखिए ए माइटोसिस वो माइटोसिस जैसी ही है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ स्पिंडल फाइबर्स नहीं होंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स इस तरीके से जो सेंट्रियोल होता है उससे निकलते हैं, है ना, जो क्रोमोसोम्स को डिवाइड करते हैं इस तरीके से, जो आधे क्रोमोसोम्स इधर जाते हैं, आधे इधर जाते हैं। ये एक सेल डिवाइड हो रही है, ये एक सेल डिवाइड होती है उस टाइम पे। तो याद होगा आप सभी को 11th क्लास का चैप्टर है आपका सेल डिवीजन का। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हमारी जो वीडियो है उसको जाके देखिए। और
ठीक है, आपको बताया जाएगा उसके अंदर कि कैसे जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है और कैसे एक जो सेल है वो डिवाइड करती है। ठीक है, तो बाइनरी फिजन के अंदर माइटोसिस होगा और दूसरा एक और हमने बताया ए माइटोसिस होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो सेल होगी वो तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर जाएगी। ठीक, तो ये होगा आपका बैक्टीरिया के अंदर। जनरली बैक्टीरियाज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल है आपकी। ठीक है, उसके अंदर जो सेंट्रियोल वगैरह कुछ होते नहीं है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा ए माइटोसिस। ठीक है, लेकिन माइटोसिस प्रोसेस जो है जनरली, ठीक है, वो आपके कुछ जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आपके प्रोटिस्टा किंगडम वाले। ठीक है, कौन से किंगडम वाले? प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक, प्रोटिस्टा किंगडम के कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर भी बाइनरी फिजन आपको देखने को मिलता है, और वो होता है आपका माइटोसिस प्रोसेस से। माइटोसिस प्रोसेस में क्या होगा? सिंपली सेल डिवाइड कर जाएगी दो हाफ के अंदर। ठीक, तो सबसे पहला जो आपका माइटोसिस यानी कि सॉरी जो आपका बाइनरी फिजन जो सबसे पहला वाला आता है उसको बोलते हैं हम इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। ठीक है, तो इर्रेगुलर बाइनरी फिजन का मतलब है कि सेल डिवाइड करेगी दो इक्वल हाफ्स के अंदर। ठीक है, लेकिन उनकी जो सेल का जो शेप होगा वो इर्रेगुलर होगा, यानी कि उनका जो शेप होगा वो पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगा, यानी कि उनकी जो सेल जो बनेगी ना नई, वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल इर्रेगुलर बनेगी। तो आप सभी जानते हैं कि इर्रेगुलर शेप जनरली हमें कौन से प्रोटिस्टा के अंदर देखने को मिलती है? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर। किन के अंदर देखने को मिलती है? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर, है ना, यानी कि आपके अमीबा के अंदर। तो अमीबा के अंदर क्या होता है? इस तरीके से सेल होती है उसकी, ठीक है, जो कि डिवाइड कर जाती है और दो अमीबा बना लेती है इर्रेगुलर शेप। ठीक है, यानी कि उनका शेप जो होता है ना वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता। देखिए बैक्टीरिया के केस में हमने पढ़ा था कि सेल जो थी उनका शेप बिल्कुल सेम था। अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर, है ना, अगर उसका ट्रायंगुलर होता तो ट्रायंगुलर बनती। ठीक, लेकिन इर्रेगुलर बाइनरी फिजन के अंदर जो सेल बनती है इर्रेगुलर शेप की बनती है, इर्रेगुलर शेप और स्ट्रक्चर की बनती है आपकी। ठीक है, तो ये तो था आपका इर्रेगुलर बाइनरी फिजन जो कि आपको देखने को मिलता है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर। ठीक है, जनरली जो अमीबा होता है उसके अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि अमीबा को आपने सभी को पता ही है कि अमीबा के अंदर कोई फिक्स शेप तो होती है नहीं। ठीक है, तो इसलिए उसके जो नॉर्मल सेल जब डिवाइड करती है तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, और इर्रेगुलर शेप की जो सेल बनती है उसको बोलते हैं इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। आज बात समझ में? तो दूसरे टाइप का जो बाइनरी फिजन हमारा आ जाता है, ठीक है, दूसरे टाइप के बाइनरी फिजन की बात करेंगे, दैट इज योर लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है, बाइनरी फिजन। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन क्या होता है भाई? लॉन्गिट्यूडनल, अब देखो प्लेन की बात आ गई है। प्लेन मतलब कि किस में? इस तरीके से डिवाइड करेगा, इस तरीके से डिवाइड करेगा। तो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करने का मतलब ये है कि सेल जो है, तो इसको इमेजिन करो कि ये आपके पास, ठीक है, यानी कि ये आपकी यूग्लिना की सेल है। चलो मैंने एग्जांपल दे ही दिया आपको। चलिए इमेजिन करिए कि ये एक सेल है आपका, ठीक है, अगर वो इस तरीके से धीरे धीरे डिवाइड करती है, कौन से प्लेन पे? लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पे। अगर वो इस तरीके से डिवाइड करती है तो उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और इसका एग्जांपल चूंकि मैंने पहले ही बोल दिया है, वो है आपका यूग्लिना। ठीक है, कौन सा है आपका? यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिनोइड्स के अंदर जनरली आपको देखने को मिलता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, यानी कि इसके अंदर जो सेल होगी वो कुछ, देखो यूग्लिना की जो सेल होती है वो इस तरीके की होती है आपकी, है ना। ठीक, तो इसके अंदर जो डिवीजन होता है ना कुछ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, पहले ऊपर से थोड़ा थोड़ा डिवाइड करनी शुरू करेगी, ठीक, फिर नीचे से थोड़ा सा डिवाइड और करेगी ये, ठीक है, और फिर उसके बाद में बिल्कुल कंप्लीटली जो है डिवाइड कर जाएगी। तो एक यूग्लिना इधर बन जाएगा, एक यूग्लिना इधर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक, नेक्स्ट वाला जो हमारा डिवीजन आ जाता है, ठीक, तो उसको बोलते हैं हम नेक्स्ट वाला जो हमारा बाइनरी फिजन आता है उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो आता है हमारा आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। देखिए ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है, देखो अभी तो मैंने बताया कि ये अब ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा। देखो अभी तो मैंने कहा कि इस तरीके से डिवाइड करेगा, ठीक है, लेकिन अब अगर आपकी जो सेल है वो इस तरीके से डिवाइड कर जाए, यानी कि इस प्लेन पे जब डिवाइड करती है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। यानी कि जब
उस बाइनरी फिजन के अंदर जिसके अंदर आपकी सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड कर ले। ट्रांसवर्सली का मतलब मान लो ये आपकी एक सेल है, ठीक है, ये सेल है आपकी, वो इस तरीके से दो हाफ में डिवाइड हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है बहुत ही बढ़िया, जिसका नाम है पैरामीशियम, ठीक है। एक और इंडिविजुअल है जिसके अंदर आपको ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, जो कि एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो है आपका प्लानेरिया, ठीक है। प्लानेरिया आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करता है, आप लोगों को अगर पता हो तो प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम है, ठीक है, एनिमल किंगडम का, उसके अंदर से आपका जो प्लानेरिया है वो बिलोंग करता है। और प्लानेरिया के अंदर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, ठीक। तो अभी तक हमने पढ़ा सिंपल बाइनरी फिजन, ठीक है, जो कि हमारा देखने को मिल रहा है किसके अंदर, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर और सभी सेल्स के अंदर, ठीक। फिर बाइनरी फिजन्स के हमने कुछ टाइप्स पढ़े हैं अभी। एक है आपका इरेगुलर, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल, तीसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ऐसा माना जाता है कि जो बाइनरी फिजन जो होता है ना बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, इन बैक्टीरिया जो जनरली जो बाइनरी फिजन है वो 20 मिनट्स के अंदर, 20 to 30 मिनट्स के अंदर एक फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर एक बैक्टीरिया की मैं बात करूँ तो वो डिवाइड करेगी ना, तो बैक्टीरिया की सेल 20 मिनट्स के अंदर दो नई सेल, टू न्यू बैक्टीरिया की सेल बना लेगी वो। समझ में आ रहा है? यानी कि एक डिवीज़न में दो नई बैक्टीरिया की सेल बन रही है, तो आप सोच सकते हैं कि एक जो बैक्टीरिया की सेल है वो कितने कम टाइम में जो है डिवाइड कर रही है। तो इमेजिन करो कि एक 24 आवर्स के अंदर, ठीक है, वो कितना ज़्यादा डिवाइड करेगी, है ना। यानी कि एक जो है 20 मिनट के अंदर एक डिवीज़न हो रहा है, तो यानी कि एक डिवीज़न हो रहा है कितने में, ठीक है, उसकी 2 की पावर 1, तो कितने इंडिविजुअल बने, ठीक है। और अब आप सोचिए कि 24 आवर्स के अंदर मिनट्स कितनी होती है, तो 24 आवर इंटू 60, तो 24 आवर्स इंटू 60 हो जाएगा 24 इंटू, तो 1440 के आसपास आएगा इसका, ठीक है। तो 144 मिनट्स होती हैं आपकी, ठीक है, तो 144 मिनट्स, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो आप 20 से, कितने से, 20 से डिवाइड करो, यानी कि आपका जो है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन आपको पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ डिवीजन जैसे कि आपका टोटल टाइम अपॉन में एक टाइम टेकन, तो टोटल जो आपको टाइम जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका, यानी कि ठीक है 7 2 तो 72, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए 72, और 2 की पावर आप 72 कीजिए तो आपको पता चलेगा कि 24 आवर्स के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो उसकी अमाउंट कितनी होगी। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है नंबर ऑफ बैक्टीरिया को पता कर सकते हैं। देखो सिंपल है, क्या करना है आपको, अगर आपको गिवन टाइम पीरियड दिया हुआ हो, ठीक है, कि एक टाइम पीरियड के अंदर, जैसे कि मान लो आपको बोल दिया जाए कि हाउ मेनी बैक्टीरियाज, सवाल ये है हाउ मेनी बैक्टीरिया कैन बी प्रोड्यूस इन 8 आवर्स, ठीक है, कितना है 8 आवर्स के अंदर। जैसे कि और आपको ये भी बता दिया गया है कि एक बैक्टीरिया जो है सिंगल बैक्टीरियल सेल, सिंगल डिवीजन, ठीक है, जो टेक्स प्लेस हो रहा है आपका, ठीक है, वो हो रहा है आपका कितने में 20 मिनट्स के अंदर। तो नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल आफ्टर 8 आवर्स पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल टाइम पीरियड कितना है आपके पास, तो टोटल टाइम पीरियड है आपके पास 8 आवर्स। तो 8 आवर्स के अंदर, एक आवर के अंदर जो मिनट्स होती हैं वो 60 मिनट्स होती है, तो 8 आवर के अंदर हो जाएगी 60 इंटू में 8, तो हो जाएगा 480 मिनट्स। तो टोटल मिनट्स कितनी हो गई आपकी 480, ठीक है। तो अब हम नंबर ऑफ डिवीजन, क्योंकि देखो एक सिंगल डिवीजन के अंदर जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 20 मिनट्स, तो अब हम नंबर ऑफ डिवीजन कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ डिवीजन, तो नंबर ऑफ डिवीजन कैलकुलेट करने का सीधा सा तरीका ये है, टोटल टाइम पीरियड, ठीक है, अपॉन में टाइम टेकन इन सिंगल डिवीजन। तो सिंगल डिवीजन में कितना लग रहा है आपका 20 मिनट्स, तो ये हो जाएगा आपका 480 डिवाइडेड बाई 20, तो टोटल डिवीजन आ जाएंगे आपके 12, ठीक है, सॉरी 24, तो टोटल डिवीजन हो गए 24। तो आपको पता है कि एक डिवीजन से, यानी कि एक डिवीजन से हमारी कितनी सेल बनती हैं 2, ठीक है। तो टोटल 24 सेल से कितनी जो है आपकी सेल बनेगी, तो 2 की पावर 24, और जब आप 2 की पावर 24 करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल आफ्टर 8 आवर्स कैलकुलेट हो जाएंगे।
आज बात समझ में? तो इस तरीके से करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इस तरीके के सवाल कई बार नीट वगैरह के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप सोल्व कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो चलिए, तो आगे नेक्स्ट हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के जो है एक अलग टाइप के जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ते हैं। दैट इज योर बडिंग। क्या है? बडिंग, ठीक है। तो बडिंग क्या होती है एक्चुअली, ठीक है। तो बडिंग में क्या होता है कि एक पेरेंट होता है, कोई भी एक सिंगल पेरेंट, ठीक है, उसके ऊपर एक स्मॉल प्रोजेक्शन अराइज हो जाती है, ठीक है। और फिर बाद में क्या होता है कि उस स्मॉल प्रोजेक्शन उस पेरेंट बॉडी से अलग करके अपने आप ग्रो करती है, और ग्रो करने के बाद में क्या करती है, एक नया इंडिविजुअल, एक यंग इंडिविजुअल जो है वो बना लेती है, ठीक है। तो देखिए क्या होते हैं। तो सबसे पहले बडिंग के अंदर क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ बड, फॉर्मेशन ऑफ बड। नाउ व्हाट इज बड? तो बड इज योर स्मॉल प्रोजेक्शन, ठीक है। स्मॉल प्रोजेक्शन होती है, अराइजेज फ्रॉम पेरेंट बॉडी, ठीक है, दैट डी अटैच फ्रॉम द बॉडी एंड गिव्स राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। तो इसी प्रोसेस को, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग, ठीक है। तो बडिंग में क्या होगा कि एक ये पेरेंट है आपका, मान लो सपोज करो ये एक पेरेंट है आपका, ये इसको हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका एक पेरेंट था, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होगा, एक छोटी सी बड अराइज होगी, पहले थोड़ी सी छोटी सी, ठीक, फिर ये थोड़ी सी और बड़ी होगी, ठीक, फिर ये थोड़ी सी और बड़ी होके, ठीक है, क्या होगा, डी अटैच हो जाएगी, यानी कि इससे अलग हो जाएगी, और ये अलग होके, ठीक, एक नया इंडिविजुअल बना लेगी। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपकी कहलाती है बडिंग। आज बात समझ में? ठीक। अब जो बडिंग होती है ना, दो टाइप की होती है आपकी, ठीक। जो बडिंग जो जनरली, आप चलो इसके एग्जांपल देखते हैं पहले, ठीक है। बडिंग जो देखने को मिलती है आपको, ठीक है, जनरली जो बडिंग देखने को मिलती है आपको, वो देखने को मिलती है आपके हाइड्रा के अंदर, ठीक है। वो आपको देखने को मिलेगी ईस्ट के अंदर। ईस्ट एक फंजाई है, पता है सबको, एक यूनिसेलुलर फंजाई है ये, ठीक। हाइड्रा जो है, हाइड्रा एनिमल किंगडम के अंदर आता है, पता है सबको। चलिए, बहुत अच्छी बात है, पता है। तो एनिमल किंगडम के अंदर आता है हाइड्रा। चलिए, नेक्स्ट जो बडिंग होती है तो वो दो टाइप की होती है, ठीक है। तो दो टाइप की बडिंग होती है, एक तो होती है एक्सोजीनियस, एक होती है आपकी एक्सोजीनियस बडिंग, और दूसरी टाइप की जो बडिंग होती है वो होती है आपकी एंडोजीनियस बडिंग, ठीक है, ठीक। एक्सोजीनियस बडिंग के अंदर क्या होगा कि जो स्मॉल आउटग्रोथ जो होगी ना, वो पेरेंट बॉडी के आउटसाइड द सेल, यानी कि जो उसकी बॉडी है उसके आउटसाइड होगी, यानी कि बाहर की तरफ। यानी कि ये जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें क्या हो रहा है कि जो आपकी जो बड बन रही है ना, वो आउटसाइड पेरेंट बॉडी बन रही है, यानी कि जो पेरेंट बॉडी है उसके बाहर की तरफ बन रही है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सोजीनियस बडिंग, ठीक। एक्सोजीनियस बडिंग का जैसे हाइड्रा ईस्ट। और दूसरे टाइप की बडिंग ये है कि जो एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, यानी कि ऐसी बडिंग जो विद इन द पेरेंट्स हो, यानी कि पेरेंट्स की बॉडी के अंदर बनती है ना, तो उसको बोलते हैं हम एंडोजीनियस बडिंग। और एंडोजीनियस बडिंग का एग्जांपल है आपका जैसे कि स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला नाम सुना सा लग रहा है ना सर? अरे ये तो सुना सा है, ये तो एनिमल किंगडम का है, इसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज, है ना, जो इसको स्पंज बोलते हैं, ठीक है। तो स्पंज के अंदर जनरली आपको एंडोजीनियस बडिंग देखने को मिलती है। एंडोजीनियस बडिंग के अंदर क्या होगा, देखिए कि ये आपका जो है इस तरीके से, यानी कि जो आपकी ये आपका ये है, तो इससे अंदर की तरफ जो है धीरे धीरे स्मॉल प्रोजेक्शन आएगी, ठीक है। स्मॉल प्रोजेक्शन यानी कि ये मान लो ये आपके कोई पेरेंट है, ठीक। ये पता है आपको, स्पॉन्जिला के ऊपर ओपर्क्यूलम होता है, ठीक है, उसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो अंदर की जो सेल होती है ना, वो धीरे धीरे ग्रो करके स्पोर्स बना लेती है अंदर, यानी कि एक छोटी छोटी वो बना लेती हैं, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं हम क्या, एंडोजीनियस बडिंग, यानी कि जो बडिंग अंदर की तरफ हो रही है। और इस प्रोसेस के अंदर जब ये एंडोजीनियस बर्ड्स बन जाते हैं ना, तो इनको बोला जाता है जम्यूल्स। क्या बोला जाता है इनको? जम्यूल्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये जनरली आपको देखने को मिलता है स्पॉन्जेस के अंदर, जो आपकी स्पॉन्जिला है उसके अंदर। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ बडिंग,
ठीक है। तो दो टाइप की बडिंग पढ़ी हमने, बडिंग के बारे में अभी थोड़ा सा पढ़ा। बडिंग जो होती है एक स्मॉल प्रोजेक्शन होती है जो पेरेंट बॉडी से अराइज होती है, उससे क्या होता है एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक, दो टाइप की बडिंग पढ़ी हमने, एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। ठीक है, उसके एग्जाम्पल देखें। चलिए तो आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज योर स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए तो स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं ना, तो सबसे पहले हम पता करना है कि स्पोर्स होते क्या हैं। ठीक है, स्पोर्स में क्या होता है कि छोटे छोटे दाने होते हैं, है ना, वो दाने कहाँ अगर कहीं कहीं पे भी गिर जाएंगे, वहाँ से एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि स्पोर्स आपके एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि दे आर एसेक्सुअल बॉडीज, या फिर जिसको एसेक्सुअल प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं हम। ठीक है, एसेक्सुअल प्रोपेग्यूल्स विच जर्मिनेट, यानी कि जहाँ भी गिरते हैं, जहाँ पे उनको अपना फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, एक बढ़िया सा सबस्ट्रेट मिलता है, यानी कि एक बढ़िया सी जगह मिलती है, वहीं पे जाके वो ग्रो करने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम स्पोर्स। ठीक, आई बात समझ में? तो यानी स्पोर्स आर द प्रोपेग्यूल्स विच जर्मिनेट टू गिव राइज अ न्यू इंडिविजुअल, यानी कि जो आपके स्पोर्स होते हैं ना, इस तरीके से प्रोपेग्यूल्स होते हैं जो कहीं भी गिरेंगे, जहाँ पे उनका बढ़िया सा एनवायरनमेंट मिल रहा है, बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, उनको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे गिरेंगे और वहाँ पे जर्मिनेट कर जाएंगे और वहाँ पे जर्मिनेट करके एक नया इंडिविजुअल बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम स्पोर्स। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि जो स्पोर्स जो फॉर्मेशन जो होती है ना, जनरली बहुत ही कॉमन है। ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगी फंजाई के अंदर, सबसे कॉमन। ठीक है, यानी कि सबसे कॉमन जो है जनरली जो है फंगस फंजाई होती है, उनके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन साथ ही साथ में कुछ स्पोर्स जो होते हैं, ठीक है, कुछ आपके प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ठीक, कुछ बैक्टीरियाज भी बनाते हैं स्पोर्स। ठीक है, कुछ जैसे कि मान लो कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं आपके प्रोटोजोआ के जो है वो बनाते हैं, जैसे आपने सुना होगा सूडोप्लाज्मोडियम के बारे में। ठीक है, सूडोप्लाज्मोडियम के बारे में आपने अगर सुना हो, तो वो भी क्या करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो ये थे आपके स्पोर फॉर्मेशन के कुछ एग्जाम्पल, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन देखी जाती है। तो नाउ अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पोर्स। किन के बारे में हम बात करेंगे? टाइप्स ऑफ स्पोर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो स्पोर का टाइप आता है वो हमारा ज़ूस्पोर। ठीक है, कौन सा है हमारा? ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर का मतलब ऐसे स्पोर जो कि मोटाइल होते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे स्पोर्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं? मोटाइल। मोटाइल का मतलब जिनके अंदर मूवमेंट कर, जो अपने आप मूव करके इधर उधर जा सकते हैं, यानी कि उनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उनके पास अपने जो है, इनके पास क्या होते हैं? फ्लैजेला होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैजेला, जिनसे वो मूवमेंट कर सकते हैं और मूवमेंट करके अपने आप जाके जर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये अपने आप जाके माइग्रेट करते हैं और वहाँ जाके एक फेवरेबल कंडीशन, जहाँ पे फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, बढ़िया सा सबस्ट्रेटम मिलेगा, वहाँ जाके जो है जर्मिनेट कर जाएंगे। आई बात समझ में? तो उनको बोलते हैं हम ज़ूस्पोर्स। ठीक है, तो उसके बाद में ज़ूस्पोर्स जो जनरली आपको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है फाइटोप्थोरा। ठीक है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो डिजीज़ करता है, फाइटोप्थोरा। ठीक है, साथ ही साथ में आपको देखने को मिलता है एल्ब्यूगो। ठीक है, इनके अंदर ये सारे आपके फंगस के मेंबर है, तो इनके अंदर जो है आपको ज़ूस्पोर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, जिसको बोलते हैं हम स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर जो जनरली होते हैं आपके, दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। कैसे स्पोर होते हैं? नॉन मोटाइल। ठीक है, इनका जो डिस्पर्जन होता है ना, डिस्पर्जन जनरली होता है थ्रू एयर। कैसे होता है? थ्रू एयर। एयर करंट के थ्रू इनका डिस्पर्जल होता है, यानी कि इनके अंदर फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। तो यानी कि जो स्पोरेंजियोस्पोर है, ठीक है, दीज आर नॉन मोटाइल, इनके जो डिस्पर्जल होगा वो होगा थ्रू एयर। ठीक है, और एयर के थ्रू जहाँ जहाँ ग्रो करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ पे नया इंडिविजुअल पैदा कर देंगे। आई बात समझ में? इनको हम एंडोस्पोर के नाम से भी जानते हैं, यानी इनको हम बोलते हैं एंडोस्पोर्स। ठीक, एंडोस्पोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो बनते हैं, ये बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। कहाँ बनते हैं? एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं और उसको बोलते हैं हम स्पोरेंजियम। आई बात समझ में? तो स्पोरेंजियम से याद आ रहा है कुछ, क्लास 11th के अंदर फंजाई के अंदर पढ़ा था हमने। ठीक है, जिसका नाम था राइजोपस।
ठीक है। राइजोपस को सर ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, यानी कि जो हमारा ब्रेड होता है उसके ऊपर काली कलर की जो कुछ सफ़ेद जो पाउडर सा है उसके ऊपर आके जम जाता है सर, हमारे ब्रेड को ख़राब कर देता है। हाँ, तो उसी को बोलते हैं राइजोपस। ठीक है, राइजोपस को बोला जाता है ब्रेड मोल्ड। और ब्रेड मोल्ड जो है, यानी कि ब्रेड मोल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपकी जो ब्रेड होती है ना उसके ऊपर जो काले काले धब्बे आ जाते हैं रोटियों के ऊपर, वो कौन होता है? वो राइजोपस होता है। ठीक, और उसके अंदर जो स्पोर बनते हैं वो कैसे बनते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है कुछ हमको देखने को मिलता है राइजोपस के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसका जो माइसीलियम है, ये इसका माइसीलियम हो गया। ठीक है, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन गए इसके अंदर। तो इन जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ना, इनको तो बोलेंगे हम स्पोर्स। कौन से स्पोर्स? स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, और ये हो जाता है जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपका ये बन रहा है ना, ठीक है, इसको बोल देते हैं हम स्पोरेंजियम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम? स्पोरेंजियम। आई बात समझ में? तो यानी कि जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपके स्पोर्स बनेंगे उसको बोलते हैं हम स्पोरेंजियम। ठीक है, और जो स्पोर होते हैं उनको बोलते हैं हम स्पोरेंजियोस्पोर। तो एग्जाम्पल हो गया राइजोपस। ठीक है, कुछ और भी एग्जाम्पल हैं इसके। ठीक है, तो जिनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जैसे कि आपकी पक्सीनिया। ठीक है, पक्सीनिया हो गई। ठीक है, और भी बहुत सारे जो मेंबर हैं जो कि आपके स्पोरेंजियोस्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप का जो स्पोर है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो दो स्पोर के बारे में हमने पढ़ लिया, एक जू स्पोर, एक दूसरा हमने स्पोरेंजियोस्पोर। तीसरे टाइप का जो स्पोर है दैट इज योर क्लेमाइडोस्पोर्स। ठीक है, क्लेमाइडोस्पोर्स को हम रेस्टिंग स्पोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, रेस्टिंग स्पोर्स का मतलब, रेस्टिंग स्पोर्स में ऐसे स्पोर्स जो कि रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट का मतलब आराम कर रहे हैं। आराम कैसे? सर देखो क्या हुआ कि ये कोई माइसीलियम है फंगस की। ठीक है, ये ग्रो कर रही है भाई। ठीक है, बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, फैल रही है, अपना नेटवर्क फैला रही है। लेकिन क्या हुआ कि अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब ऐसी कंडीशन आ गई कि भैया अब फंगस का ग्रो करना मुश्किल है, यानी कि उसका जिंदा रहना मुश्किल है। तो वो क्या करती है? वो आसपास में जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, शुगर प्रेजेंट है, जो भी प्रेजेंट है ना, उसको स्टोर कर लेती है। ठीक, स्टोर करने के बाद में इसी के ऊपर, ठीक है, यानी कि माइसीलियम के ऊपर ही ग्रो करने लग जाती है और यहीं पे ही स्टोर करने लग जाती है और स्पोर का स्ट्रक्चर बना लेती है। यानी कि इस तरीके से जो है वो ग्रो कर जाती है। और ठीक है, इस तरीके से। तो इन जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, ये जो, यानी कि इन्होंने क्या किया है, जो शुगर और वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, उनको स्टोर कर लिया है। ठीक, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वैसे ही ये ग्रो करके एक नया माइसीलियम बना लेंगे। तो इन्हीं को बोलते हैं हम क्लेमाइडोस्पोर, यानी इनको हम बोलते हैं रेस्टिंग स्पोर्स। और इनकी जो वॉल होती है ना जनरली थिक होती है, यानी कि इनकी जो जनरली जो वॉल होती है आउटसाइड, ठीक है, वो थोड़ी सी थिक होती है। थिक होने की वजह से क्या होता है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन के खिलाफ जो है अपने आप को बचा लेती हैं और क्या होते हैं, कुछ टाइम तक, ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। तो ये होते हैं आपके क्लेमाइडोस्पोर्स। इनको रेस्टिंग स्पोर्स भी बोला जाता है। ठीक, दूसरे टाइप के जो स्पोर आते हैं जिनको हम बोलते हैं ऊडिया। ठीक है, ऊडिया। ठीक है, तो ऊडिया के अंदर क्या होता है भाई? देखो, ऊडिया के अंदर जो स्पोर्स होते हैं ना, ठीक, उसमें क्या होता है, वो माइसीलियम से अलग हो जाते हैं। यानी कि ये आपकी माइसीलियम है, माइसीलियम से ये भाई क्या किए, अलग हो गए, यानी कि माइसीलियम से बिल्कुल सेपरेट हो गए। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, फिर अलग हो गए। तो एक तरीके से क्या हुआ, इन्होंने इस तरीके से डिवाइड करके, यानी माइसीलियम से सेपरेट होके जो है स्पोर्स बना लिए। ठीक, तो इस तरीके से स्पोर्स बनते चले गए। जो माइसीलियम है वो क्या करती चली गई, स्पोर्स बनाते चली गई। तो इस तरीके के जो स्पोर्स को बोलते हैं हम ऊडिया। ठीक है, और इनकी जो वॉल होती है ना बहुत ही थिन होती है, यानी कि इनकी जो होती है ये थिन वॉल्ड होते हैं और इनके अंदर कोई भी फूड रिजर्व, फूड मटेरियल स्टोर नहीं होता है। कई बार सवाल पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऊडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर्स। तो क्लेमाइडोस्पोर्स जो होते हैं रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, उनके अंदर जो है न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं। इनके अंदर कोई स्टोर नहीं होता, दूसरे जनरली थिन वॉल्ड होती हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में तो जिंदा ही नहीं रह पाती है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर हो जाती है, यानी कि फिश होने का मतलब ये है कि भैया मर जाती हैं। ये आई बात समझ में? तो उसको बोलते हैं हम ऊडिया। ठीक, नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आ जाता है दैट इज, देखो ये 4 हो गया हमारा ऊडिया। 5th आ जाता है हमारा कोनिडिया। ठीक है,
तो कोनिडिया जनरली आपके कोनिडिया ऐसे स्पोर्स हैं जो कि चेन में बनते हैं, यानी कि एक लंबी चेन्स होती है स्पोर्स की, उस चेन में बनते हैं और इनको जहाँ पे ये बनते हैं उसको बोलते हैं हम कोनिडियोफोर। ठीक है, यानी कि दीज स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन, ठीक है, इन चेन। ठीक है, चेन में फॉर्म होते हैं। ठीक है, और एक तरीके से अपने आप को चेन में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, और ये जहाँ बनते हैं वहाँ बनते, उसको स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम कोनिडियोफोर। और इसका बहुत ही जीता जाता एग्जाम्पल है जिसका आप सभी को जानते होंगे, इसके एग्जाम्पल हैं आपके पेनिसिलियम। क्या एग्जाम्पल है इसका? पेनिसिलियम। और दूसरा इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जिसका नाम है एस्परजिलस। ठीक है, इनके अंदर जनरली आपको कोनिडिया देखने को मिलता है। ठीक है, पेनिसिलियम को हम जो है डेविल्स फिंगर भी बोलते हैं। डेविल्स फिंगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो स्पोर्स होते हैं ना, ठीक है, इस तरीके से अरेंज होते हैं कि ये जो एक शैतान होता है ना उसके हाथ के जैसे दिखाई देता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे कि मान लो ये आपका, ठीक है, ये आपका हो गया माइसीलियम। ठीक है, ये कोनिडियोफोर हो गया, और इसके ऊपर छोटी छोटी चेन लाइक स्ट्रक्चर में जो है जनरली कोनिडिया ग्रो कर गया। ठीक है, इनको बोलते हैं हम कोनिडियोफोर्स, यानी कि जो स्पोर्स होते हैं इनको बोल रहे हैं हम कोनिडिया। ठीक, और ठीक, तो इस तरीके से, ठीक, जो है कोनिडिया बन गए। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो एग्जांपल है ये है, ये जो स्ट्रक्चर है ये देखने को मिलता है किसके अंदर? पेनिसिलियम के अंदर। ठीक है, पेनिसिलियम को आप जानते ही होंगे। ठीक है, नहीं जानते हैं तो थोड़ी सी कहानी बताते हैं इसके बारे में भी, क्या होता है ये। ठीक, दूसरा है एस्परगिलस। देखो एस्परगिलस के अंदर क्या होता है? एस्परगिलस के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये इसका माइसीलियम हो गया, और इसके ऊपर जो बड़े बड़े स्पोर्स होते हैं वो इस तरीके से ग्रो करते हैं। ठीक, जो इसका जो कोनिडियोफोर होता है ना, थोड़ा सा इस तरीके का शेप का होता है, सर्कुलर थोड़ा सा। ठीक, तो ये आपको देखने को मिलता है किसके अंदर? एस्परगिलस के अंदर। ठीक है, तो ये है एस्परगिलस के अंदर और ये है पेनिसिलियम के अंदर। तो ये किसका एग्जांपल है? एस्परगिलस। तो चेन की फॉर्म में देखो, एक पूरी चेन बन रही है ना, तो चेन की फॉर्म में जब भी आपके स्पोर्स बनते हैं तो उनको बोला जाता है कोनिडिया। ठीक, तो एक एग्जांपल हो गया आपका पेनिसिलियम और दूसरा हो गया एस्परगिलस। तो चलिए हम पेनिसिलियम के बारे में बता रहे थे। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना, नाम सुना है? चलो नहीं सुना तो कोई बात नहीं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का साइंटिस्ट था। ठीक, वो क्या कर रहा था? कुछ बैक्टीरिया की जो स्ट्रेन है उसको ग्रो कर रहा था वो। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा था कि वो बैक्टीरिया की स्ट्रेन थी वो मर रही थी बार बार में। फिर उसने नोटिस किया कि उसके पास एक फंगस ग्रो कर रही है जो कि उस बैक्टीरिया को मार रही है ना, यानी कि क्या कर रही है? उस बैक्टीरिया को मारने लग रही है। तो उसके पास में जो है एक फंगस ग्रो कर रही थी जिसका नाम था पेनिसिलियम। ठीक, फिर उसने थोड़ा सा ये जो डिस्कवरी हुई थी ये एक्सीडेंटली हुई थी। फिर उसने थोड़ी सी और रिसर्च की उसके बारे में, और तब हमें पहली एंटीबायोटिक जिसका नाम है पेनिसिलिन, ठीक है, यानी कि पहली एंटीबायोटिक है जिसका नाम क्या था? यानी फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है, जिसका नाम है पेनिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक है वो हमें ऑब्टेन हुई पेनिसिलियम से। ठीक, और ये क्या कर रही थी? जो बैक्टीरिया थी उनको ग्रो करने ही नहीं दे रही थी, उनको मार रही थी। तो यानी एक्सीडेंटली हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर हुई। ठीक, उसका नाम था पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक पता है क्या होती है? एंटीबायोटिक होती है जो कि क्या करती है, जो कि आपके बॉडी के अंदर कोई भी लिविंग ऐसी चीज़, फॉरेन चीज़ जैसे बैक्टीरिया वगैरह अगर आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है, आपको बीमार करने की कोशिश करती है, तो डॉक्टर हमें क्या देता है? एंटीबायोटिक देता है, जिससे कि क्या होता है कि वो बैक्टीरिया या फिर जो भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर गई है वो मर जाती है। तो एंटीबायोटिक का मतलब अगेंस्ट लिविंग। तो ये हमें फर्स्ट एंटीबायोटिक मिली पेनिसिलिन, जो कि हमें मिलती है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इसकी दूसरी स्पीसीज थी जिसका नाम था नोटेटम। ठीक है, तो पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, नोट कर लो चाहे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम ये पूरा उसका नाम है जिससे हमें जो फर्स्ट एंटीबायोटिक मिली थी। ठीक है, आज भी इन फंगस को जो है कल्चर किया जाता है और इनसे एंटीबायोटिक बनाई जाती है। ठीक है, चलिए कॉमर्शियली दूसरी जो है फंगस का यूज़ किया जाता है, इस फंगस का यूज़ नहीं किया जा सकता, किया जाता जनरली दूसरी फंगस का जो है वो किया जाता है यूज़। चलिए, तो स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पे ख़त्म होता है।
ठीक, तो यहाँ पे हमारे जो सिंपल जो अभी तक जो हमारा ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो हमने बता दिए कि किस तरीके से होते हैं। एक टाइप का रह गया जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। चलिए उसके बारे में पढ़ लीजिए। मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है? ठीक, मल्टीपल फिजन के अंदर देखिए, अभी हमने बाइनरी फिजन पढ़ा था कुछ देर पहले, ठीक है। तो बाइनरी फिजन के अंदर क्या था कि सेल जो थी वो 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो रही थी। लेकिन मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होगा कि जो सेल होगी वो छोटी छोटी सेल्स के अंदर, यानी कि बहुत सारी नंबर ऑफ सेल्स के अंदर डिवाइड कर जाती है। यानी कि एक पेरेंट बॉडी से 2 नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नंबर में आपकी जो सेल है वो मिल रही है, तो उसको बोलते हैं हम मल्टीपल फिजन। आई बात समझ में? तो देखिए मल्टीपल फिजन आपको देखने को कहाँ मिलता है? मल्टीपल फिजन का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट यानी कि जो मलेरिया कोज करता है हमारे अंदर, ठीक है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर? जब देखो प्लाज्मोडियम की 2 लाइफ साइकिल होती है। एक लाइफ साइकिल होती है वो मॉस्किटो के अंदर होती है और दूसरी उसकी ह्यूमंस के अंदर होती है। तो जब ये ह्यूमंस के अंदर होता है ना, यानी कि जो भी इसकी लाइफ साइकिल किसके अंदर होती है? ह्यूमंस के अंदर। तो ह्यूमंस के अंदर ये एसेक्सुअली डिवाइड करता है। ठीक है, कैसे डिवाइड करता है? एसेक्सुअली। और एसेक्सुअली में ये डिवाइड करता है थ्रू मल्टीपल फिजन। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइजोगोनी। ठीक ठीक, इसको शुरू में लेटर यानी कि फर्स्ट तो इसको साइजोगोनी बोला जाता है और फिर बाद में उस टर्म को बोल देते हैं हम स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी का मतलब क्या है कि बहुत सारे, यानी कि एक सिंगल प्लाज्मोडियम की सेल जो है बहुत सारे प्लाज्मोडियम बना लेती है डिवाइड करके। यानी कि उसके अंदर क्या होता है, यानी कि ये एक मान लो अगर आपकी एक प्लाज्मोडियम की सेल है तो इसके अंदर क्या करेगी? छोटे छोटे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और बाद में क्या होता है कि ये जो सेल है, ठीक है, इसकी जो वॉल है वो रप्चर हो जाती है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फट जाती है और बाद में ये सारी सेल जो है बाहर निकल के क्या बना लेती है? एक नया इंडिविजुअल बना लेती है। तो मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होगा कि एक सिंगल सेल से जब नंबर ऑफ सेल्स आपकी बन रही है, ठीक है, थ्रू सिंपली डिवीजन, तो उसको बोलते हैं हम मल्टीपल बाइनरी फिजन। ठीक है, मल्टीपल बाइनरी फिजन प्लाज्मोडियम के साथ साथ हमें एक जगह और देखने को मिलता है, ठीक है, जिसका नाम अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। ठीक है, हमारे प्यारे दोस्त जिसको हम बोलते हैं अमीबा। ठीक है, ये बेचारा अमीबा ये हर जगह आ जाता है। ठीक है, तो अमीबा जो है, ठीक है, जब इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, कौन सी? अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है ऐसी कंडीशन जो उसके फेवरेबल नहीं है। तो ये क्या करती है? अमीबा क्या करता है कि ये अपने चारों तरफ एक हार्ड वॉल बनाता है। ठीक है, यानी कि एक वॉल बनाता है, एक बहुत ही हार्ड वॉल बनाता है जिसको बोलते हैं हम सिस्ट। ठीक, और जब ये वॉल बनती है तो इसकी जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं एनसिस्टेशन। ठीक है, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट वॉल दैट इज नोन एज एनसिस्टेशन। ठीक है, ये जो सिस्ट वॉल होती है ना ये थोड़ी सी हार्ड होती है। ठीक, और ये क्या करती है? इस अमीबा के अंदर का जो मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और तब तक जो अमीबा है वो क्या करता है? ठीक है, जो सेल है, ठीक है, अमीबा की जो सेल होती है वो डिवाइड करती है। ठीक, जो अमीबा की सेल है वो डिवाइड करती है और डिवाइड करके बहुत सारी सेल बना लेती है। और जैसे ही अमीबा के पास फेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है, ये सिस्ट वॉल क्या करती है? ब्रेक हो जाती है। और ब्रेक होने के बाद में, ठीक, ये सिस्ट वॉल क्या होती है? ये हट जाती है और हटने के बाद में बहुत सारे अमीबा की सेल हमें मिल जाती हैं। आई बात समझ में? तो ये है मल्टीपल फिजन इन अमीबा। ठीक है, तो जनरली जो वॉल बनती है वो सिस्ट वॉल बनती है, इट इज़ अ हार्ड वॉल। ठीक है, जो कि क्या कर रही है? अमीबा के अंदर के जो भी जो मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। फिर बाद में क्या होता है? ये सारी सेल्स बाहर निकल जाती है और ग्रो करके नया अमीबा बना लेती है। तो ये था हमारा मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो ये हमने पढ़े हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं जनरली आपके। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर, यानी कि जो हायर प्लांट्स हैं, जो बड़े प्लांट्स हैं, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कैसे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए और इसके साथ साथ नोट्स बनाने के लिए थोड़ा सा अटेंशन पे करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए, तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए